हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक एफ शेयर कर रही हूँ, इनिग्मा। सॉरी गाइस, इनिग्मा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा एक सब्सक्राइबर है, एक सिस्टर, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि वो एक इनिग्मा स्टोरी सुनना चाहता है और मुझे इनिग्मा के बारे में पता नहीं है। मतलब इनिग्मा क्या होता है मुझे ये बात पता नहीं है। आप लोग मेरी बात पर हंसिए मत। तो उनकी रिक्वेस्ट को, मतलब उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं अपनी फ्रेंड के पास गया और पूछा कि इनिग्मा क्या है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये समझाया, जो इनिग्मा है वो टॉप और बॉटम वो दोनों रोल निभा सकता है। मतलब वो टॉप वाले भी रोल को प्ले कर सकता है और वो बॉटम भी रोल को प्ले कर सकता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो। और इनिग्मा मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनिग्मा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं गलत भी एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मैं सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो भी मैं पहले से सॉरी कह रही हूँ। और ये बात भी मैं कंफर्म करती हूँ कि इस एपिक को मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगा, ना तो 1 शॉट, ना तो 2 शॉट, और नहीं तो मैं डे बाय डे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं इसको 3 शॉट में कंप्लीट कर दूँगा, मतलब 3 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। और आज का एपिक का जो टॉपिक है वो कुछ अलग है। स्टोरी का नाम मैंने मिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी रखा है, और ये नाम मैंने क्यों रखा है मैं वो भी बता रही हूँ। स्टोरी कुछ लड़कियों को लेकर है। मतलब आज का टॉपिक कुछ अलग ही है, अजीब है। जैसे कि मैं ये बता देती हूँ कि हमारी दुनिया में, रियलिटी में ऐसे कई सारे लड़कियाँ हैं जो अपनी बॉडी सेल करती है। सुनने में काफ़ी बुरा लगता है, पर ये कड़वा सच है। पर जो लोग बॉडी सेल करता है, मेरे ख्याल से उनकी भी कोई मजबूरी रही, और कई लड़कियों की ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है ज़बरदस्ती। मैं बस इसी टॉपिक को उठाने वाला हूँ। अगर किसी को मैं हर्ट करती हूँ, अगर मैं कुछ गलत एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे शांति से कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो कि दी आप गलत हो। तो मुझे किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, मुझे बस इस टॉपिक पर एक्सप्लेन करना है। और मेरे ख्याल से तो यही है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी कोई ना कोई मजबूरी तो ज़रूर रही होगी। नहीं तो कोई नहीं चाहेगा अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीने की। सब लोग चाहेगा कि उनकी एक फैमिली हो, हस्बैंड हो, बेबी हो, बच्चे हो। सबका अरमान होता है। पर फिर भी जो लोग ऐसे काम करते हैं, मजबूरी के अलावा उनके पास और कुछ शायद नहीं हो सकता, या फिर मैं नहीं कह सकता। बस मैं ये इतना कह सकता हूँ कि मैंने जो एफ बनाया है, बस स्टोरी बनाया है। इसे आप लोग एफ की तरह लो और इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। तो चलिए आज का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक रूम को देखते हैं, एक होटल रूम, जहाँ पर 2 लोग इंटीमेट हो रहा था। रूम अंधेरा था, मतलब वहाँ पर रेड लाइट जल रहा था, डार्क रेड लाइट, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहा था, पर कुछ क्लियर नहीं था। पर उन दोनों के फेस अच्छे से दिख रहा था, उनकी मूवमेंट, सब कुछ वो लोग देख पा रहा था कि सामने वाला पर्सन किस तरह से रिएक्ट कर रही है। पर 2 पर्सन जब इंटीमेट हो रहा था, दोनों पर्सन ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जो पर्सन नीचे था बॉटम में, बॉटम से ज़्यादा टॉप पर्सन, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वो इतना इंजॉय कर रहा था कि उसके नीचे जो बॉटम पर्सन था वो कितना इंजॉय कर रहा था, शायद उसे देखने में भी फुर्सत नहीं था, बस वो इंजॉय कर रहा था। और नीचे वाला पर्सन भी, बॉटम वाला पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। पूरे रूम में बस उन दोनों की जो मौन है वो गूंज रहा था, और एक दूसरे के चीखे और चिल्लाने और गहरी सांसें। मोमेंट बहुत ज़्यादा हॉट था और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी था। इस सीन को यहीं पर छोड़ के हम 1 साल के बाद दिखाते हैं। 1 साल बाद एक पर्सन सो रहा था, रात के 2 बज रहे थे। अचानक उसकी नींद टूटता है एक कॉल रिंग से। अचानक से वो अपनी हड़बड़ी में अपनी आंखें खोलता है, जैसे कि एक डरावना माहौल हो। वो डरते हुए उठ के बैठता है और वो कॉल को देखता है। उसने जो सोचा था वही हुआ था। वो पर्सन जब कॉल लिस्ट पर उस नंबर को देखता है, उसने सोच ही लिया था पहले से ही कि उसी का ही कॉल होगा। पर ये पर्सन कौन है उसे खुद नहीं पता था कि ये इंसान कौन है जो उसे परेशान कर रही है। ये था वांगजी। वांगजी कहता है हेलो। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से वो कहता है बड़ी गहरी नींद में सो रही हो। वांगजी कहता है तुम बार बार मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तो वो पर्सन कहता है आखिर मुझे तुम्हारी याद आ रहा था, इसलिए। क्या मैं तुम्हें अब याद भी नहीं कर सकता। वांगजी कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो। तभी वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। अकेले अकेले सो रहे थे, क्या बेड पर मज़ा आ रही है अकेले सोने में। वांगजी गुस्से से कहता है शट अप, अपनी मुंह बंद रखो। पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो कॉल करके। तभी वो पर्सन कहता है बस ऐसे ही,
हाँ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, क्या मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकता? तभी वांगजी कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होता ना तो तुम अपनी नाम बताते, अपनी पहचान बताते, मेरे सामने आकर बात करते, ऐसे पीठ पीछे या फिर कॉल करके परेशान नहीं करते। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है, लगता है तुम नींद में हो और इसलिए शायद इतना गुस्सा कर रही हो। मैं अपनी बेबी से सुबह बात करूँगा, सुबह तुम मुझसे अच्छे से बात करना, ओके? गुड नाइट बेबी। ऐसा बोल के वो पर्सन कॉल कट कर देता है। उस पर्सन के कॉल को कटने के बाद वांगजी कई बार हेलो कहता है, पर दूसरे साइड से कॉल को कट कर दिया गया था, इसलिए वांगजी से बात नहीं करता। फिलहाल वांगजी को फ़ोन को अपनी कान से नीचे करने पड़ता है। वांगजी फ़ोन को देखते सोचता है, आखिर ये है कौन और मुझसे क्या चाहता है और कुछ दिन से मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही है। इतना सोच के वांगजी फ़ोन को साइड पर रख के वो सोने की कोशिश करता है। काफ़ी मुश्किल होता है वांगजी को दोबारा सोने के लिए। सुबह होता है, सुबह उठ के वांगजी शॉपिंग कर रहा था, मतलब वो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था। वांगजी की भाई और वांगजी की भाई की हस्बैंड मेंग्याओ, वो दोनों बैठा हुआ था और साथ में उनका बेबी लैन हुआ, वो तीनों आपस में बैठा हुआ। तब लैन हुआ कहता है, डैड, आपने ग्रैंडमा की स्टोरी सुनाया था, उसके बाद क्या होता? आपने बोला था कि आज सुबह आप मुझे बाकी की स्टोरी सुनाओगे। तभी मेंग्याओ कहता है, बिल्कुल नहीं। सीजन कहता है, उसे सुनने दो। मेंग्याओ कहता है, नहीं, वो स्टोरी बच्चों की सुनने के लायक नहीं है। वांगजी शॉपिंग कर रहा था, पर उन दोनों की जो आर्गूमेंट चालू हो गया था, इस बात से वांगजी को गुस्सा आ रहा था। ऊपर से जो पर्सन उसे परेशान कर रहा था उसका भी गुस्सा था। वांगजी का गुस्सा डबल हो रहा था और वांगजी की जो शॉपिंग करने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था। वांगजी किसी की बात ना सुनते बस शॉपिंग कर रहा था और इधर सीजन कहता है, उसे सुनना चाहिए उसकी ग्रैंडमा की स्टोरी। तभी मेंग्याओ कहता है, मैं कुछ नहीं कहता, तुम्हें जो करने का मन करे तुम वही करो, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो बच्चों के सुनने के लायक नहीं है। तभी सीजन कहता है, हर एक चीज़ को देखने की एक नज़रिया होता है, जो तुम्हें गलत लगता है वो मुझे सही लगता है। अगर तुम मेरी माँ की स्टोरी सुनोगी तो ऐसा लगेगा कि वो एक बैड स्टोरी है। अगर तुम अच्छे से मेरी माँ की इमोशन को समझोगे तो वो एक लव स्टोरी है। मेंग्याओ कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम सुनाओ अपनी बेबी को वो स्टोरी। ऐसा बोल के लैन सीजन वो आगे की स्टोरी सुनाने लगता है। लैन सीजन कहता है, कल मैं अपनी माँ की बचपन की कहानी सुनाया था। मेरी मम्मी जब जवान हो गई थी, जब वो यंग एज पर था, मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था। ऐसा भी कह सकते हो कि वो हर काम में माहिर था, उसे हर वो काम आता था, जिसकी वजह से उसकी जो फ्रेंड लोग हैं सब लोग उनकी बहुत तारीफ़ किया करता था और ये चीज़ उनकी मॉम को पसंद नहीं था। मेरी मम्मी की मम्मी मतलब मेरी ग्रैंडमदर को ये चीज़ पसंद नहीं था, क्योंकि वो स्टेप मदर था। वो इतना शरारती था कि लोग उसकी मस्ती से परेशान हुआ करता था, पर वो दिल की बहुत अच्छा था। ऐसे तो उनके दिन नॉर्मली बीत रहा था, वो मिडिल क्लास फैमिली से थे। एक दिन अचानक उनकी डेथ हो गई। फिर जो होता है, उसकी सौतेली माँ ने उन्हें एक जगह पर बेच दिया। मेंग्याओ यहाँ पर सीजन को आंखें दिखाने लगता है कि आगे की स्टोरी उन्हें ना सुनाया जाए, और तभी सीजन के डैड आ जाता है। सीजन के डैड के नाम था लैन सिन्हान। जब लैन सिन्हान उन दोनों को ज्वाइन करता है, इधर वांगजी अभी तक वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, तब लैन सिन्हान को देखकर सीजन बिल्कुल चुप हो जाता है। इधर वांगजी जब देखता है कि उसकी भाई चुप हो चुका है, तब वांगजी पीछे मुड़ के देखता है कि उन दोनों को उनके डैड ने भी ज्वाइन की है। वांगजी को इस टाइम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और जैसे ही सीजन के सामने उसकी डैड आ जाता है, सीजन की मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि लैन सिन्हान को ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए सीजन मुंह बंद कर लेता है और मेंग्याओ कहता है, हो ना, और मेंग्याओ भी चुप हो जाता है। तभी सीजन कहता है, लैन हुआ, मैं तुम्हें बाद में स्टोरी सुनाऊंगा। तभी लैन सिन्हान कहता है, क्यों, अभी सुनाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, तुम अपनी माँ की स्टोरी कितनी अच्छे से सुनाते हो। तभी सीजन कहता है, सॉरी डैड। तभी लैन सिन्हान कहता है, सॉरी क्यों, तुमने मेंग्याओ को समझाया ना वो एक लव स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे को सुनाना चाहिए। तभी सीजन कहता है, सॉरी डैड, मैं अभी से ये स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। तभी लैनुहा कहता है, आप लोग मुझे दादी की स्टोरी सुनने क्यों नहीं दे रहे हो। तभी लैनसिनन कहता है, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे, और मुझे पुरानी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं पास्ट की चीज़ को पकड़ कर बैठ जाना। वो पास्ट है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया उसे याद करके अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमें हमेशा सामने की तरफ देखना चाहिए, जो बीत चुका है उसे याद करके हमें कुछ नहीं मिलेगा।
और किसी को कुछ नहीं मिला है। तो सीचन, भलाई इसी में है कि तुम अपनी मम्मी की बातें दोबारा इस घर में और मेरे सामने खास करके कभी मत लाना। वांग जी अभी तक अपनी गुस्से को कंट्रोल जो कर रखा था, अब वो कंट्रोल खो देता है। वो शॉपिंग करते वो सीधा वो शॉपिंग वगैरह काम छोड़ के वो सीधा उन लोगों के सामने आता है और गुस्से से कहता है, सुबह सुबह ये आप लोगों ने शुरू कर दी, और डैड आप मेरी माँ से इतना नफरत क्यों करते हो? तभी लैंसिन हन कहता है, क्यों करती हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों करती हूँ? अगर वो इतने अच्छे थे तो तुम दोनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के वो चला नहीं जाता। वांग जी कहता है, डैड सच आपको भी पता है, तो नफ़रत करने के बजाय अगर आप मेरी माँ को ढूंढते तो आपके लिए अच्छा होता। जितना नफ़रत आप मेरी माँ से करोगे उतना नफ़रत मुझे आपसे होगा। तभी लैंसिन हन गुस्से से कहता है, वांग जी मेरे मुंह पर बात मत करो। तो वांग जी चुप हो जाता है। सीजन कहता है, वांग जी प्लीज़ चुप हो जाओ। वांग जी अपनी गुस्से को कंट्रोल करता है और वो घर से बाहर चला जाता है बिना कुछ खाए। तभी मैंगो सबके गुस्से को देखते हुए मैंगो वो वापस चला जाता है। जो वांग जी अधूरा काम छोड़कर गया था वो ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है, मतलब बनाने के लिए चला जाता है। इधर लानुहा को समझ में नहीं आया था कि सुबह सुबह ही घर में क्या स्टार्ट हो गया, आखिर बात क्या है। आखिर उसकी ग्रैंड माँ की बात उठते ही घर के लोग इतना सीरियस क्यों हो जाता है। जब वांग जी गुस्से से वो बाहर जा रहा था तब वांग जी के पास एक कॉल आता है। उस पर्सन ने फिर से वांग जी को कॉल किया था। वांग जी गुस्से से उस कॉल को उठाता है। सामने वाला पर्सन वांग जी को हेलो वगैरह कुछ भी कहे उससे पहले वांग जी कॉल को उठाते गुस्सा से चिल्ला के कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तभी एक लाउड स्माइल की वॉइस सुनाई देता है। वो लाउड स्माइल करते कहता है, आई जस्ट वांट टू हैव 1%। वांग जी कहता है, हु इज़ दैट? वो पर्सन फिर से एक बार लाउडली स्माइल करता है और कॉल को कट कर देता है। वांग जी गुस्से से चिल्लाने लगता है। वो बस फ़ोन को पटकने ही वाला था पर फिर से अपने फ़ोन को संभाल के रख देता है, क्योंकि वो अभी फ़ोन को तोड़ नहीं सकता। अगर वो फ़ोन को तोड़ता है तो ख़रीदना उसे ही पड़ेगा और शायद अभी वांग जी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम सीन को सीधे रात पर दिखाते हैं। वांग जी अभी एक क्लब पर आया था जहाँ पर सभी लोग मस्ती कर रहा था और वांग जी सीधा मैनेजर के पास जाता है जो शायद एक जगह पर बैठा हुआ था। वो शायद मेंबर का ख्याल रख रहा था। वांग जी जब उस मैनेजर के पास जाता है तभी वो मैनेजर वांग जी कहता है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ मैं आपके पास हेल्प के लिए आया हूँ। ऐसा बोल के वांग जी अपनी फ़ोन निकालता है और एक लड़की की पिक दिखाने लगता है। तो वांग जी कहता है, क्या आप इसे जानते हो? तभी वो पर्सन थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, मुझे पता है आपको ये पता है पर आप मुझे नहीं बता रही हो। तभी वो मैनेजर कहता है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसे नहीं जानता। वांग जी कहता है, ठीक से देखने की कोशिश करो या फिर पहचानने की कोशिश करो, तुम इसे जानते हो और तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तभी वो मैनेजर कहता है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसे नहीं जानता। तभी वांग जी कहता है, ओके। ऐसा बोल के वांग जी काफ़ी सारे पैसे उस मैनेजर के मुँह पर फेंकता है और कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। तभी वो मैनेजर हंसता कहता है, ऐसे बात करोगे तो मुझे समझ में आता है। पैसे मिलते ही वो मैनेजर वो पैसे को गिनने लगता है और ये देख के वांग जी को गुस्सा आता। वांग जी गुस्से से उसकी कॉलर को खींचते हुए कहता है, पहले मुझे बताओ ये लड़की मुझे कहाँ मिलेगा? तभी वो मैनेजर कहता है, पहली बात तो ये लड़की नहीं है, एक लेडी है। वांग जी कहता है, मुझे पता है ये एक लेडी है और जो तस्वीर मैंने तुम्हें दिखाया है ये एक लड़की है, मतलब तब ये लड़की था। तभी वो मैनेजर कहता है, पर तुम्हें ये नहीं मिलेगा। वांग जी कहता है, नहीं मिलेगा मतलब क्या है? तो मैनेजर कहता है, मिलेगा मतलब ये तुम्हें चाइना में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें यूएस में मिलेगा। वांग जी कहता है, यूएस में? तभी वो मैनेजर कहता है, क्योंकि 6 महीने पहले उसे यहाँ पर बेच दिया गया था, वो भी मोटे रकम पर। तभी वांग जी कहता है, 6 महीने पहले पर 6 महीने पहले इसको कनाडा से चाइना में बेचा गया था। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ 6 महीने पहले इसको कनाडा से चाइना में बेचा गया था, अब ये चाइना से यूएस पहुंच गई है, तो तुम्हें इसके लिए यूएस पर जाना पड़ेगा। वांग जी अक्सर एक कंट्री से दूसरे कंट्री भागता है, इसलिए वांग जी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ता है और जिसकी वजह से वांग जी को पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। वांग जी तुरंत उठ के जब जा रहा था तब वो मैनेजर चिल्ला के कहता है, पर ये लड़ी है कौन? तभी वांग जी मुड़कर कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आफ्टरनून को जब वांग जी अपना लगेज पैक करके वो घर से निकल रहा था बिना लंच किए, तभी मिस्टर लैन कहता है,
वांग जी तुम कहाँ जा रही हो? तभी वांग जी कहता है मैं कुछ काम से जा रही हूँ। तभी सीजन कहता है पर वांग जी तुम ऐसे बिना बताए कहाँ जा रही हो? कम से कम ये तो बता कर जाओ तुम कब तक घर लौटोगे? वांग जी कहता है मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कब तक घर लौटूंगा। तभी सीजन वांग जी के पास आता है और कहता है इसका मतलब तुम उस लेडी को फिर से कहीं ढूंढने जा रही हो, मतलब किसी और कंट्री पर। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी मिस्टर लैन गुस्से से वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था आखिर वांग जी कहाँ जा रही है। मिस्टर लैन को गुस्से से जाते हुए देख के वांग जी को भी गुस्सा आता है क्योंकि वांग जी को लगता है कि उसकी डैड को उसकी मॉम की कोई फिक्र नहीं है। मिस्टर लैन के जाने के बाद वांग जी जब वहाँ पर खड़ा था, वो अपनी भाई का चेहरा देख रहा था, तब सीजन कहता है वांग जी अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। वांग जी कहता है मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लानू हुआ है, डैड है, फिर मेंग्याओ भी तो है ना, आपको उन्हें भी संभालना पड़ता है। तभी मेंग्याओ आ जाता है और वो बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। मेंग्याओ के बीच में और वांग जी के बीच में कुछ खास बनता नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करता है। इधर सीजन कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, मेंग्याओ लानूहा को और डैड को संभाल लेता, पर तुम वहाँ पर अकेले क्या करोगे? तभी वांग जी कहता है भाई मैं संभाल लूँगा, अब बस मुझे सपोर्ट करते रहना, और हाँ अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, आप तुरंत मुझे भेज देना। तब सीजन कहता है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम बता देना तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, जितना हो सके मैं तुम्हें मैनेज करके दे दूँगा। तभी वांग जी कहता है फ़िलहाल तो मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ऐसा बोल के वांग जी कहता है भाई आप घर का ख्याल रखना, और हाँ डैड का भी ख्याल रखना। तभी सीजन कहता है वांग जी तुम डैड से नफरत करते हो, तुम्हें लगता है कि डैड को मॉम की कोई फिक्र नहीं है, पर तुम ये बात भूल रही हो, डैड हमारी माँ से नफरत करता है। वांग जी कहता है और यही बात है कि मैं भी डैड से नफरत करता हूँ। तभी सीजन और वांग जी वो दोनों बात करते हुए वो कार की तरफ जा रहा था, पीछे पीछे मेंगाओ भी चल रहा था, उन दोनों की बातें सुन रहा था। सीजन कहता है वांग जी क्या तुम्हें पता है नफरत हमारा प्यार का हिस्सा है? वांग जी कहता है अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। सीजन कहता है हम उस इंसान से नफरत करते हैं जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, हम उसी इंसान से उम्मीद लगाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तभी वांग जी कहता है मतलब, तभी सीजन कहता है मतलब यही है हमारे डैड हमारी मॉम से अभी तक प्यार करता है, इसलिए वो उनसे नफरत करता है, और वो एक ही बात दोहराता है हमारी मॉम अगर हम दोनों से और हमारे डैड से प्यार करता होता तो हमें छोड़कर नहीं जाता, बस उन्हें इस बात की नफ़रत है कि हमारी मॉम हमें छोड़कर हमारे डैड को छोड़कर यहाँ से चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि डैड हमारी मॉम से प्यार नहीं करता, वो अभी भी उन्हें याद करता है, वो अभी भी उन्हें मिस करता है। अभी शायद वो कमरे में बैठ के सीक्रेटली वो अपनी वाइफ की तस्वीर को देख रहा होगा। वांग जी कहता है क्या ये सच है? सीजन कहता है हाँ ये सच है, और नहीं तो क्या, वो बस हमें दिखाता है कि उन्हें हमारी मॉम की कोई फिक्र नहीं है, पर उन्हें भी फिक्र है, बस उनकी अब उम्र हो चुका है, अब तुम उसे ढूंढ रही हो, तो वो होप लगाता है कि एक न एक दिन तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसे हमारे घर पर लेकर आओगे, तो डैड से नफरत करना छोड़ दो और तुम बस हमारी मॉम को ढूंढो, और इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो भी हेल्प लगे तुम मुझे बस इन्फॉर्म करना। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस हाँ में सर हिलाते हुए वो कार पर बैठ जाता है, और सीजन उसे टाटा बाय बाय कह देता है, और वांग जी वो अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है, मतलब यूएस के लिए। जैसे वांग जी यूएस पहुंच गया था, वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कहाँ से शुरू करे। एक कंट्री उसके लिए बिल्कुल नया था, वो कहाँ जाए, किससे बात करे, किससे हेल्प मांगे, ये सब चीज़ें में वांग जी पूरा उलझ गया था। वो बस लगेज लेके वो एयरपोर्ट के सामने खड़ा था, और वहीं से वांग जी का लगेज भी चोरी हो जाता है, जो वांग जी को समझ में भी नहीं आया था। वांग जी को कम से कम 10 से 15 मिनट बाद समझ में आता है कि उसके पास लगेज नहीं है और वो किसी ने चुरा लिया है। किस्मत से वांग जी के पास उसका पासवर्ड, उसका आईडी कार्ड और कुछ पैसे जो था वांग जी के पास, और उसका फ़ोन था, जो इस शहर में वांग जी का कोई काम का नहीं था, मतलब वो बस खाने पीने के लिए ही था। इससे ज़्यादा वांग जी ना तो अपने लिए रूम ले सकता है, ना तो वो और भी कुछ एक्सपेंसिव सामान खरीद सकता है। वांग जी बिल्कुल परेशान हो गया था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और खुद से भी गुस्सा आ रहा था कि इतने बेवकूफ़ी वाली हरकतें वो कैसे कर सकता है। वांग जी कुछ टाइम वो साइड पर, रोड साइड पर मतलब रेस्ट करके वो सोचने लगता है आखिर वो क्या करे।
फिर उसे याद आता है उसके पास तो उसका भाई है जो उसकी हेल्प कर सकता है। वांग जी जब अपने भाई को कॉल लगा रहा था, जब कॉल रिंग हो रहा था, इस टाइम सीचेन और उसकी हस्बैंड मेंग्याओ रोमांस में बिजी था। वो दोनों अपने इंटीमेट टाइम को एंजॉय कर रहा था। जब काफ़ी टाइम से रिंग हो रहा था, एक बार बज के कट गया था, वांग जी दोबारा ट्राई करता है और सीचन जब कॉल को उठाने जाता है, मेंग्याओ उसको रोक लेता है। मेंग्याओ अपनी सेक्सी वॉइस पर वो सीचन को कह रहा था, इस टाइम पर कॉल मत उठाओ, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सीचन कहता है, मेंग्याओ प्लीज़ कॉल उठाने दो, वांग जी का कॉल है और तुम्हें पता है ना वांग जी इस टाइम पर कहाँ है। तभी मेंग्याओ कहता है, सीचन तुम्हारा भाई पहुँच गया, बस यही इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है, तुम बाद में कॉल कर लेना। ऐसा बोल के मेंग्याओ उस फ़ोन को सीजन के हाथ से छीन लेता है और वो वांग जी का कॉल नहीं उठाता। वांग जी भी सोचने लगता है आखिर उसका भाई किस काम में बिजी। वांग जी तो बेचारा सिंगल था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी भाई किस काम पर बिजी था और सीजन भी बाद में कॉल करना भूल गया था। वांग जी बेचारा वो परेशान होके वो एक गार्डन पर एक बेंच पर लेट जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन सारे लोग सुबह सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाता है। पर इस टाइम रात के 3 बज रहे थे। वांग जी एक बेंच पर सो रहा था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और तभी वांग जी का नींद खुलता है। उसकी फेस पर, उसकी बॉडी पर कोई कुछ फेंक रहा था पानी जैसा। जैसे ही वांग जी आंखें खोलता है, देखता है उसके सामने एक पर्सन खड़ा है और वो एक बोतल को हिलाते हुए कहता है, अरे ये तो ख़त्म हो चुका और मेरा अभी तक नशा पूरा नहीं हुआ, अब मैं कहाँ से लाऊं। वो इंसान इतना ज़्यादा ड्रंक था कि उसकी अल्कोहल की बोतल पूरा भरा हुआ, फिर भी वो पर्सन अल्कोहल को फेंकते हुए कहता है कि ये खाली हो चुका है, इसे भी अभी ही ख़त्म होना था, मुझे तो अभी भी पीना है। ऐसा बोल के वो सारे बोतल को हिला के वो अल्कोहल को फेंक रहा था और वो अल्कोहल कहीं और नहीं वांग जी की बॉडी पर और वांग जी के फेस पर पड़ा था। वांग जी गुस्से से उठकर बैठता है। वो पर्सन इतना ड्रंक था कि उसे अभी भी होश नहीं था। वांग जी गुस्से से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो पर्सन कहते, क्या बेंच भी बातें करता है। वांग जी सोचता है सच में ये इंसान इतना ड्रंक है कि भरा हुआ बोतल को वो हिला हिला के खाली कर रही है और बोल रही है कि ये बोतल में अल्कोहल नहीं है और ऊपर से मुझे बेंच कह रही है, क्या मैं बेंच हूँ, इसे मैं एक बेंच दिखाई दे रही हूँ। तो वांग जी गुस्से से कहता है, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हें फेंकने से पहले नहीं देख सकते कि तुम कहाँ पर फेंक रही हो, किसके ऊपर फेंक रही हो। तभी वो इंसान वो मुंह खोल के और सॉफ्टली वांग जी को देखते कहते, अरे तुम तो इंसान हो, मुझे लगा तुम बेंच हो। तो वांग जी कहता है, मैं बेंच हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया था कि तुम एक इंसान हो, और देखो ना मेरा अल्कोहल ख़त्म हो चुका है, क्या तुम्हारे पास दूसरा बोतल है। वांग जी और भी गुस्से से देख रहा था। वांग जी के गुस्से से देखने पर वो पर्सन वो चुप हो जाता है और कहता है, तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो, मुझे डरा रही हो, मैं रो दूंगा अभी, अगर मैं चिल्ला चिल्ला के रो दिया ना तो यहाँ पर कई लोग आ जाएगा और तुम्हें पुलिस में अरेस्ट करा देगा, तुमने एक बच्चे को रुला दिया। वांग जी कहता है, सच में तुम पागल हो। तो वो पर्सन कहता है, हाँ शायद मैं पागल हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो रही है ना, मैंने तुम्हारा कपड़ा ख़राब कर दी और मैंने तुम्हारा नींद भी तोड़ दिया, तो ठीक है एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, तुम कुछ भी हेल्प मांग लो मुझसे। वांग जी कहता है, फ़िलहाल तो मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो पर्सन कहता है, तुम परेशान हो किस बात पर, मुझे बताओ, मैं कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी कहता है, तुम पहले खुद का ख्याल रखो, हेल्प बाद में करना। ऐसा बोलकर वांग जी फिर से वो बेंच पर बैठता है और वो अपनी कपड़े को खोल के वो ठीक करने लगता है। वांग जी के पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं था, इसलिए उसे उसी कपड़े में वहाँ पर रहना पड़ता है और वांग जी को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी हो रहा था क्योंकि उसके कपड़े से अल्कोहल की स्मेल आ रहा था। वो पर्सन वांग जी के पास में बैठ जाता है और कहता है, मैं आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊँगा, आज रात तक तुम मुझे झेल लो। ऐसा बोल के वो वहाँ पर बैठती वो सो जाता है। वांग जी उसे कहता है, हेलो तुम क्या सो गए। तभी वो पर्सन कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी सोचता है सच में वो इतनी जल्दी सो भी गया। वांग जी सोचता है अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी सो ही जाता हूँ या तो फिर यहाँ पर बैठ के पूरी रात को बिता देता हूँ, सुबह होने के बाद देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो वो दोनों बेंच पर बैठ के पूरी रात बिता देता है। वांग जी जब आँखें खोलता है, वांग जी थोड़ा सा हैरान था, वो पर्सन नीचे बैठा हुआ था और वो वांग जी का वेट कर रहा था कि वांग जी कब आंखें खोले। जैसे ही वांग जी आंखें खोलता है वो पर्सन अपनी दांत निकाल के हंसने लगता है और उसकी हंसी देख के वांग जी थोड़ा सा हैरान था। वांग जी तो फिलहाल कुछ बातें नहीं करता, वो उठ के खड़ा होता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है।
तभी वो पर्सन उसका पीछा करते हुए और उसके पीछे पीछे भागते कहता है, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, मुझे तुम्हारा हेल्प करना है। तभी वांगजी कहता है, क्यों, तुम मेरा हेल्प क्यों करोगे। तभी वो पर्सन कहता है, वो इसलिए क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें परेशान किया था। तभी वांगजी कहता है, पर नो थैंक्स, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है, फिर से सोच लो, तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए या फिर नहीं। वांगजी अपने कदमों को रोक लेता है और उसकी तरफ देखते कहता है, पहले तो मुझे ये जानना है, तुम मेरी हेल्प करने के लिए मरे क्यों जा रही हो। तभी वो पर्सन कहता है, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें परेशान किया था और मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, और जब मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कल परेशान किया और मैंने तुम्हारे कपड़े भी ख़राब कर दी, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, पर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूँ। तभी वो पर्सन कहता है, चलो ठीक है, मैं अपना नाम बताता हूँ, तुम अपना नाम बता दो। मेरा नाम निहोई संग है, और तुम्हारा नाम। ऐसा बोल के निहोई संग अपनी हाथ को बढ़ा देता है वांगजी के साथ हैंडशेक करने के लिए या फिर उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। वांगजी बिना हैंडशेक किए ही वो कहता है, वांगजी कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। ऐसा बोल के जब वांगजी फिर से जा रहा था और जाते वक्त वांगजी फिर से अपनी भाई को कॉल लगाता है, पर सीजन का कॉल मेंग्यो फिर से काट देता है और मेंग्यो नींद की हालत में कहता है, ये वांगजी ना कितना परेशान करता है। ऐसा बोल के मेंग्यो कॉल को कट करके वो फिर से दोबारा सो जाता है। इधर वांगजी सोचता है, सीरियसली कल से मैं कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, पर भाई ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। और तब निहोई संग भी वांगजी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी निहोई संग कहता है, तुम्हें देखकर लग रही है कि तुम परेशान हो। वांगजी कहता है, तुम्हें देखकर लग रही है कि तुम एक जासूस हो जो तुम मेरे पीछे पड़े हो। निहोई संग हंसते कहते हैं, दरअसल तुम और मैं दोनों ही सेम कंट्री से हैं, इसलिए तुम पर इतना इंटरेस्ट है मुझे, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी वांगजी एक पल के लिए हैरान होता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं चाइना से हूँ। तभी निहोई संग कहता है, अरे तुम इतना बेवकूफ़ क्यों हो, तुम कल से खुद की लैंग्वेज से बात कर रही हो, चाइना लैंग्वेज में, और मैं तुम्हें चाइना लैंग्वेज में ही रिप्लाई कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों सेम कंट्री से हैं। वांगजी ने तो इतना नोटिस भी नहीं किया था वो कौन सी लैंग्वेज पर बात कर रही है, पर जैसे निहोई संग ने कहा तब उसे समझ में आया कि ये बात तो सच है, कल से वो चाइना लैंग्वेज में बात कर रही है और उसकी रिप्लाई में निहोई संग भी चाइना लैंग्वेज में ही दिया था। इसलिए वांगजी कहता है, क्या तुम सच में मेरा हेल्प करना चाहते हो, बस यही वजह है कि मैं चाइना से हूँ। निहोई संग कहता है, हाँ तुम चाइना से हो और तुम्हारे पास कोई लगेज भी नहीं है, इसका मतलब तुम पहली बार आई हो और आते ही तुम्हारी लगेज किसी ने चोरी कर लिया है। तभी वांगजी कहता है, तुमने सही समझा। तभी निहोई संग कहता है, मेरे पास एक छोटा सा घर है जहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, तुम्हारे लिए इनफ होगा या फिर नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर जब तक तुम्हें अपना घर नहीं मिल जाता तब तक तुम मुझे दोस्त समझ के मेरे घर पर रह सकते हो। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, या फिर तुम मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रही हो ना। दरअसल कल से जब मेरा लगेज चोरी हुआ है, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, बस तुम चाइना से हो इसलिए शायद मैं तुम्हारे ऊपर 50% में तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी निहोई संग कहता है, यकीन मानो तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा। ऐसा बोल के निहोई संग कहता है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेना, मुझे पता है तुम पूरी रात ठीक से सोई नहीं, वो भी मेरी वजह से। ऐसा बोल के वांगजी निहोई संग के साथ उसके घर पर जाता है। निहोई संग जब अपना घर ओपन करता है देखता है कि घर कितना गंदा है, हर जगह सामान फैला हुआ है। वांगजी कहता है, क्या तुम यहीं पर रहते हो, ये तो घर कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रही है। निहोई संग कहता है, ऐसा ही कुछ समझो, इस घर में मैं आता कम हूँ, इस घर में मैं 3-4 दिन बाद आता हूँ, हफ्ते बाद आता हूँ, कई कबार तो 1 महीने बाद आता हूँ। वांगजी कहता है, इतने इतने दिन तुम कहाँ गायब रहते हो। निहोई संग कहता है, मैं अकेला हूँ, मैं ज़्यादातर ड्रंक होकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता हूँ, कभी कभार कुछ काम से मैं यहाँ से कहीं और भी चला जाता हूँ, मतलब मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं कब कहाँ चला जाऊँ, और यहाँ पर मुझे हर एक चीज़ पता है, तुम्हें जो भी पता करना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम मुझसे हेल्प ले सकते हो। वांगजी कहता है, क्या तुम यहाँ की हर जगह को जानते हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी तुम शायद बहुत कुछ जानते हो इस कंट्री में। निहोई संग कहता है, हाँ। वांगजी अपनी तुरंत ही फ़ोन निकालता है, पर तब तक वांगजी का फ़ोन डेथ हो गया था, मतलब वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वांगजी कहता है, मेरा बैड लक है, मेरा फ़ोन बंद है। तभी निहोई संग कहते, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, फिर हम बैठ के बात करते हैं। ऐसा बोल के वांगजी
वो फ्रेश वगैरह होने जाता है। निहोसन खुद का एक कपड़ा देता है जो वांगजी को पसंद तो नहीं आता, उसे पहनने का मन भी नहीं कर रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल उसे निहोसन का कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और इधर निहोसन वो कुछ बना रहा था खाने के लिए। निहोसन कुछ बना के लाता है, वांगजी कुछ फ्रेश वगैरह होके वो ज्वाइन करता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहा था और तब तक वांगजी का फ़ोन ऑन भी हो चुका था। वांगजी अपने फ़ोन को निकालते हुए वो एक पिक दिखाता है निहोसन को और कहता है, क्या तुम इस लड़की को मुझे ढूंढने में मदद कर सकते हो? मेरे ख्याल से ये कोई क्लब पर होगा, इसे यहाँ पर बेचा गया है चाइना से, वो भी 6 महीने पहले। निहोसन कहता है, हाँ यहाँ पर ऐसे कई सारे क्लब है जहाँ पर ऐसे इलीगल काम होता है, मतलब बॉडी सेल होता है, तो शायद मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वांगजी कहता है, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए, और कल से मैं तुम पर गुस्सा भी दिखा रहा उसके लिए सॉरी। निहोसन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ना कि मैं तुम्हारा मसीहा बन के तुम्हारे पास आया हूँ। वांगजी कहता है, हाँ ये भी कह सकते हैं, नहीं तो तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भरे हुए बोतल को खाली कह के क्यों फेंकते? तभी निहोसन हंसने लगता है और कहता है, मेरी बात ही छोड़ो, रात को मैं क्या हरकत करता हूँ मुझे खुद याद नहीं होता। वैसे तुमने ये नहीं बताया ये लड़ी कौन है? वांगजी कहता है, ये लड़ी मेरा कुछ नहीं लगता, बस इस लड़ी के पास मेरी मॉम की इन्फॉर्मेशन है और इस लड़ी का नाम है जिन यांग। तभी निहोसन कहता है, जिन यांग? ओह, नाम तो काफ़ी अच्छा है और ये लड़ी काफ़ी खूबसूरत भी है। और ये तुम्हारी मॉम की कौन लगता है? तुम्हारी मॉम के हिसाब से तो इसकी एज आधा ही होगा, मतलब बेटी की उम्र की है। तो वांगजी कहता है, मेरे पास बस एक ही पिक है, ये कोई लड़की नहीं है, एक लेडी है, मतलब औरत है, ये मेरी माँ की एज की है और ये इसकी यंग एज की तस्वीर है। तभी निहोसन कहता है, एक मिनट, ये तुम्हारी माँ को जानती है, तुम्हारी माँ इसको जानती है और ये एक बॉडी सेलर है, तो तुम्हारी माँ? वांगजी कुछ नहीं कहता, वो सर को नीचे कर लेता है और कहता है, ये जो लेडी है जिंग यांग, ये मेरी माँ की फ्रेंड है और मेरी माँ भी एक टाइम पर। तभी निहोसन कहता है, मैं समझ गया, तुम्हारी माँ भी एक टाइम पर यही काम करता था। वांगजी कहता है, सच बहुत कड़वा है पर सच यही है कि मेरी मॉम भी एक टाइम पर बॉडी सेल करती थी। निहोसन कहता है, सीरियसली? वांगजी कहता है, हाँ, मेरी माँ हम दोनों भाई को और मेरे डैड को छोड़कर वो कहीं चला गया है और मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ। मेरी मॉम जब मुझे छोड़कर गया था तब मैं 12 साल का था, तब मैं इस लायक नहीं बना था कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकूँ, पर मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ कम से कम 3 से 4 साल हो गया, पर मेरी मॉम की कोई अता पता नहीं है। मेरी मॉम की पता बस इस लेडी को पता है और इस लेडी को मैं कब से ढूंढ रही हूँ। ये बस एक कंट्री से दूसरे कंट्री भाग रही है, या तो फिर ये भी कह सकते हो कि शायद ये लेडी मुझसे भाग रही है, मुझे नहीं पता इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। निहोसन कहता है, तुम्हें देखकर तो काफ़ी शरीफ लगते हो तुम, पर तुम्हारी मॉम डैड की कैरेक्टर तो बहुत बुरा है। मतलब तुम्हारी मॉम एक बॉडी सेलर था और तुम्हारे डैड, मतलब तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक लव स्टोरी है। और तुम्हारे डैड भी वहाँ पर कैसे पहुँचा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे डैड भी अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो उसी जगह पर जाता था और तुम्हारी मॉम से शायद प्यार हो चुका होगा। तुम्हारी मॉम डैड की लव स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वांगजी थोड़ा गुस्से से वो निहोसन की तरफ देखने लगता है। निहोसन थोड़ा डर जाता है। वांगजी फिर अपनी आइज़ को नीचे कर लेता है। निहोसन तब नर्वसली वो वांगजी से कहता है, देखो, तुमने जिस तरह अपनी कहानी बताया, हर कोई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर तुम मुझे अपना स्टोरी बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर रही हूँ, बस अगर मुझे सच पता नहीं है तो मैं ऐसा ही सोचूंगा ना। वांगजी कहता है, मेरा डैड भी ऐसा नहीं था, मेरा मॉम भी ऐसा नहीं था, और जो लोग बॉडी सेल करता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग कैरेक्टरलेस होता है, सबकी एक मजबूरी होता है। अब तुम ये कहोगे कि मजबूरी में ऐसा काम करना ज़रूरी है, पर कहानी तो सबकी सेम नहीं होता ना, किसकी कहानी कितना है वो तो सिर्फ उसे ही पता है ना। देखने वाले सिर्फ गंदी नज़र से देखता है, अंदर की कहानी किसी को नहीं पता। निहोसन कहता है, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो। वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हें सच नहीं पता, इसलिए तुम्हें बोलने का हक है। वांगजी कहता है, मेरी मॉम जब यंग एज पर था वो एक नॉर्मल फैमिली से था, मिडिल क्लास फैमिली से था, उसकी स्टेप मदर था और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गया था। उसके बाद मेरी मॉम की जो स्टेप मदर था वो बहुत ही रूड था, बहुत ही बदतमीज़ था, मेरी माँ को बहुत परेशान करता था और मेरी
वांग जी कहते दरअसल मेरी मॉम जब यंग एज पर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा शरारती था। वो बहुत मस्ती करता था और उनकी ये मस्ती उसकी मदर को पसंद नहीं था, वो स्टेप मदर था। पर जब तक मेरी मॉम की डैड जिंदा थे वो अपनी वाइफ को कुछ बोलने नहीं देता था। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर एक दिन उसकी डेथ हो जाता है। उनकी डेथ के बाद उसकी मॉम, मतलब मेरी मॉम की मॉम, उन्हें बहुत परेशान करता था। उन्हें खरी खोटी बातें सुनाता था, घर के काम वगैरह सब कुछ कराने लगा। पर मेरी मॉम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर एक गंदे पर्सन की नज़र मेरी मॉम के ऊपर पड़ गया था और उनकी स्टेप मदर के पास उसे खरीदने के लिए चला गया था, क्योंकि उन्हें सच पता था उनकी जो मदर है, स्टेप मदर है, उन्हें पसंद नहीं करता। और उसे खरीदने के लिए उन्हें पैसों की लालच देके मेरी मॉम को उनसे खरीद लिया। और जो मेरी मॉम की स्टेप मदर थे उन्होंने मेरी मॉम को एक झूठ बोल के भेजा कि वो उनका गांव का भाई है, वो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें शहर भेज रही है। तो मेरी माँ ने सोचा कि वो पढ़ाई लिखाई अगर शहर में जाके करेंगे तो उनका फ्यूचर सेटल हो जाएगा। वो ये सोचते हुए वो अपनी स्टेप मदर के ऊपर भरोसा करके वो एक अनजान पर्सन के साथ वो शहर के लिए निकल आए। जब वो शहर आए तो उन्हें पता चला वो किसी हॉस्टल पर नहीं था, वो एक गलत जगह पर आ गया था। पर वो कुछ नहीं कर सका, पर उस जगह से निकलना नामुमकिन था। मेरी माँ ने 2 से 3 बार वहाँ से भागने की कोशिश की पर वो भाग नहीं पाया। वो जब भी भागने की कोशिश की है वहाँ का जो हाई सिक्योरिटी है, वहाँ का जो गार्ड है, उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें मारा पीटा गया था। वहाँ पर टॉर्चर भी होता था। और मेरे डैड जो थे वो एक ऑफिसर थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन था कि वहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो उनकी बिना मर्जी की वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। कुछ लड़कियाँ ऐसे भी हैं कि मजबूरी में वो एक्सेप्ट कर ली है अपनी ज़िंदगी को। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है और कुछ लड़कियाँ ऐसा भी है कि वो काम करती है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी वो एक आम पर्सन की तरह वो वहाँ पर जाता था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए। वो हमेशा सबूत ढूंढता था। जब भी उन्हें सबूत मिलेगा वो उस होटल की, मतलब वो उस जगह की ऑनर को वो गिरफ्तार करेगा। पर जब वो इस काम के लिए वहाँ पर गया हुआ था तब उनकी नज़र मेरी मॉम पर पड़ा और मेरी डैड को मेरी मॉम पसंद आ गया था। एक दिन मेरे डैड ने उस काम पर सक्सेस हो गया था और उस जगह की ऑनर को पकड़ लिया। पर जब पुलिस उस जगह तक गया था कुछ लड़कियां भाग गया था, कुछ लड़कियां वहाँ पर रह गया था और उस क्लब के कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो उस क्लब से जुड़ा हुआ था। वो कुछ लड़कियों को लेकर वो वहाँ से भाग गया था। उनमें से मेरी माँ की एक सहेली और मेरे डैड ने मेरी माँ को सेव कर लिया था। फिर उन्होंने मेरी माँ से शादी की और हम 2 भाइयों ने जन्म ली। न्यूसन शॉक्ट होते रहता है। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छा था, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी माँ गायब हो गई? मतलब तुम अपनी मॉम को ढूंढ रही हो ना? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे घर पर नहीं है। वांग जी कहते हैं जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेरी मॉम की वजह से उस क्लब में जो बॉडी सेल का बिजनेस चल रहा था वो ख़त्म हो गया था और वो जो ऑनर था वो भी जेल से छूट गया था। उसे बेल पर छुड़ा लिया गया था। पर वो जो ऑनर था मेरी माँ को हमेशा कॉल करके धमकी दिया करता था, अगर वो खुद आकर उन्हें अपने आप को सौंप ना दे तो हम 2 भाई को वो जान से मार देगा और अगर ये बात वो अपनी हस्बैंड से कहेगा तो भी वो जान से मार देगा। और मेरी मॉम को ये डिसीज़न लेने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम दिया गया था। और मेरी जो मॉम है मेरी डैड को नहीं बता पाया कि उन्हें ऐसे ब्लैकमेल कॉल आ रही है। तो उन्होंने एक दिन हम दोनों भाई को छोड़ के और हमारी डैड को छोड़कर वो चला गया, उस इंसान को अपने आप को सौंप दिया दोबारा। और ये सारी बातें हमें एक नोट पर पता चला। घर छोड़ने से पहले मेरी मॉम ने एक चिट्ठी लिख कर गया था जिनमें पूरा सच लिखा गया था। पर मेरी डैड को मेरी मॉम से इस बात से नफरत है। उन्हें एक बार बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, आखिर वो दोबारा उन्हें बचा लेता। पर उन्हें ऐसे घर छोड़ने की या फिर उन्हें अपने आप को सौंपने की कोई ज़रूरत नहीं था। अपने आप को उन लोगों को सौंपने के बाद भी मेरी मॉम ने उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने अपने फ्रेंड जीन यांग के साथ फिर से प्लान बनाया भागने की और शायद वो भाग भी गया था। मेरी मॉम ने और उनकी सहेली उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो लोग फिर से भागेगा। वो दोनों अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएगा, पर
वो लोग नहीं कर पाया। यहाँ से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है वो दोनों ने प्लान किया था। आखिर वो दोनों कहाँ भागने वाला है, के बाद क्या हुआ था, क्योंकि उन क्लब के कुछ मेंबर के बारे में मैंने पता किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था। उनमें से एक पर्सन ने मुझे इतना ही बोला है कि उन दोनों को पता था कि वो दोनों कहाँ भागने वाला है। तो मेरे हिसाब से मेरी मॉम की जो फ्रेंड है जिन यांग, उन्हें पता होगा कि वो दोनों कहाँ भागने वाला था। तो अब वही बता सकता है कि मेरी माँ कहाँ भागने वाला था, और मेरी माँ का कुछ अता पता नहीं है। वांग जी थोड़ा सा इमोशन होते हुए अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, मुझे तो ये तक नहीं पता मेरी मॉम जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी मॉम को किसी ने नहीं देखा। मैंने इतना स्टोरी सुना दिया, अभी हम मेन कैरेक्टर का एंट्री नहीं करवाया। तो चलिए अभी हम मेन कैरेक्टर का एंट्री करवाते हैं हमारे विंग की। विंग अभी एक चेयर पर बैठा हुआ था और वांग जी जो इतने टाइम इतने सारे बातें किया वो एक बड़े बड़े स्क्रीन पर देख रहा था, और वो काफ़ी इंजॉय के साथ देख रहा था। विंग पूरा का पूरा ब्लैक आउटफिट पे था। विंग के पीछे 3 से 4 पर्सन खड़ा हुआ था। विंग की आंखों में एक ब्लैक सनग्लासेस था और हाथ में एक गेम था, जो अपनी गेम के साथ खेलते हुए सारी सीन को देख रहा था। तभी एक पर्सन विंग के सामने आते हुए कहता है, बॉस आपने उसे कॉल नहीं किया, 24 घंटे के ऊपर हो गया। तभी विंग कहता है, सही टाइम का वेट करो, मैं कॉल ज़रूर करूँगा। आखिर मैं इस लानमांग जी को भूल कैसे सकता हूँ, बस मैं उसे इस टाइम पर परेशान नहीं करना चाहता। इतना बोल के विंग अपनी आराम से अपनी आंखें को बंद कर लेता है। कुछ सेकंड ऐसे आंखें बंद करने के बाद विंग अपनी बंद आंखों के साथ कहता है, लिटिल डॉन इधर आओ। लिटिल डॉन वो भागते हुए, मतलब जल्दी से जल्दी वो विंग के सामने आके खड़ा होता है। विंग बैठा हुआ था, फिर भी विंग को उस पर्सन की तरफ झुकना पड़ता है, और वो विंग से एज में काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ये बहुत छोटा था हाइट में। इतना छोटा हाइट था कि विंग बैठा हुआ था, फिर भी विंग को लिटिल डॉन के सामने उसको सर झुकाना पड़ता है। विंग लिटिल डॉन के सामने झुकते हुए और उसकी हाथ को पकड़ते कहता है, जितने नन्हे तुम्हारे हाथ हैं उतने नन्हे तुम्हारा दिमाग, पर तुम्हारे दिमाग बहुत शातिर है। तो तुम बताओ अपनी शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। लिटिल डॉन कहता है, क्यों नहीं, आप मुझे कुछ काम दो और वो मैं कंप्लीट ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या। विंग कहता है, तो फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, मुझे देखना है। ऐसा बोलती लिटिल डॉन वो बड़े बड़े स्क्रीन पर जो वांग जी का अभी तक पिक्चर था, मतलब तस्वीर था, वो न्यूसन के साथ बात कर रहा था, उसे हटा देता है। उसे हटाने के बाद वो एक लड़की का पिक दिखाने लगता है। ये था लानमांग जी की मदर। विंग कहता है, ओह वाह इतना खूबसूरत, अभी मैं समझा ये लानमांग जी इतना खूबसूरत क्यों है। लिटिल डॉन वो लानमांग जी मदर की कई सारे पिक्चर दिखाने लगता है, बचपन से लेकर यंग एज तक। लिटिल डॉन उस सारे पिक को दिखाते हुए कहता है, मैं कुछ हमारे लोगों को लेकर मैं उसकी स्टेप मदर के पास गया था। विंग कहता है, वेरी गुड, तुमने उसकी स्टेप मदर के पास गए थे। लिटिल डॉन कहता है, आपने सही समझा, और वहाँ से मैंने ये सारी पिक्चर को कलेक्ट की है। लानमांग जी की मदर का नाम था वैन किंग रिंग। शादी के बाद इसका नाम हुआ लैन किंग रिन। तो अभी आप इस लेडी को लैन किंग रिन कह सकते हो। विंग कहता है, ओके, इसकी बात बताओ। लिटिल डॉन कहता है, जैसे कि अभी लानमांग जी ने उस पर्सन को बताया, जो भी कहानी, वो सारा कुछ सच था। उस दिन जो 6 लोग गायब हुए थे, 6 लोगों के साथ ये जो लैन किंग रिन था, उनके साथ सब लोग गायब थे। किसी को कुछ पता नहीं है कि ये 7 लोग कहाँ गायब हो गए। विंग कहता है, आगे बताओ। और ये जो घटना घटी है ये चाइना की चॉन्किंग शहर में घटा है। तब विंग कहता है, चाइना की चॉन्किंग शहर। तभी लिटिल डॉन कहता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है। लैन किंग रेन ने यही प्लान बनाया था, अगर वो जंगल के रास्तों से भागेगा तो घने जंगल है, दुश्मन आसानी से उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, और काफ़ी अंधेरा भी होगा, रात का टाइम होगा, तो दुश्मन की नज़र के सामने आना मुश्किल है और वो आसानी से भाग सकता है। पर फिर भी वो भाग नहीं पाया, और यहाँ से वो 6 लोग गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता आखिर हुआ क्या है, ना तो वो 6 लोग वापस आया था और नहीं तो लैन किंग रिंग वापस आया था। कई लोग तो ये भी कहता है कि हो सकता है उन्हें शेर खा गया होगा। विंग कहता है, कुछ तो हुआ होगा।
इधर हम अगले दिन दिखाते हैं। अगले दिन न्यूहसन और वांग जी एक वाटर पूल में वो लोग एंजॉय कर रहा था। एंजॉय का मतलब है वांग जी बस अपनी आंखें बंद करके वो बस लेटा हुआ था, पानी के ऊपर वो तैर रहा था। तभी न्यूहसन हंसते कहता है, अरे लानबांग जी, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? तभी वांग जी एकदम के लिए अचानक से चौंक जाता है, ऐसे कि जैसे वो डर गया होगा। न्यूहसन कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे चौंक क्यों गए? वांग जी कहता है, क्योंकि इस टाइम पर तुमने अचानक ही पूछा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह पूछोगे मुझे। न्यूसन कहता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई किसी से पूछता है, क्या उन्होंने किसी से प्यार किया है? वांग जी कहता है, डरो मत, मुझे लगा तुम मुझे डेट करने वाले हो इसलिए पूछ रही हो। न्यूसन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह इंटरेस्ट है? वांग जी कहता है, मुझे क्या पता तुम्हें किस तरह इंटरेस्ट है। न्यूसन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए वो वांग जी के पास आता है और कहता है, तुम मुझे ये बता, तुम किस तरह इंटरेस्ट लेते हो? न्यूसन की इस तरह पूछने से वांग जी को एक बात याद आता है। 1 साल पहले वांग जी को भी किसी ने इस तरह पूछा था, तुम ये बता, तुम किस चीज़ पे इंटरेस्ट हो? वांग जी कुछ सेकंड के लिए खो गया था। न्यूसन उसे हिलाते हुए और थोड़ा सा हाथ को हिलाते हुए कहता है, हे लानबांग जी, तुम कहाँ गायब हो गए? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं लड़कों में इंटरेस्ट हूँ, और ये बात जब मैं 13 साल की थी तभी मुझे पता चल गया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा भाई भी, उन्होंने शादी भी कर लिया है, उनका एक बेबी भी है। न्यूसन कहता है, बेबी, ये तुम क्या बोल रही हो? वांग जी कहते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है, उनकी हैप्पी फैमिली तो होना चाहिए ना, और उस बेबी का हमने नाम दिया है लन हुआ। तभी न्यूसन कहता है, वाह, तुम्हारी फैमिली कितना अच्छा है ना, और सब लोग क्या इतना ही अच्छा है? वांग जी कहता है, मेरे ख्याल से। न्यूसन कहता है, क्या तुमने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है? वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस चुप हो जाता है। न्यूसन कहता है, तुमने बताया नहीं, क्या तुमने ढूंढ लिया है? वांग जी कहता है, नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। पर वांग जी को तभी ख्याल आता है, वो अनजान पर्सन उसे 2 दिन से कॉल नहीं किया। वांग जी सोचता है, ये अच्छा ही है कि उसने 2 दिन से कॉल नहीं किया। ऐसा सोचते जब वांग जी वो स्विमिंग पूल से ऊपर उठ रहा था, वांग जी की बॉडी पूरी तरीके से नेकेड था, वो बस एक शॉर्ट में था, और उसकी बॉडी से जो पानी की बूंद था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, उसकी मिल्की वाइट स्किन। और ये सारे खूबसूरत नज़ारे को कोई दूर से निहार रहा था, मतलब देख रहा था अपनी दूरबीन से। उसे देखने के बाद उस पर्सन की जो गले है, जो सांस है, वो एक पल के लिए अटक जाता है, और ये कोई और नहीं हो सकता, ये हमारा बीइंग है जो दूर से ही वांग जी को नज़र रखा है। जब उसे ऐसे ही देख रहा था तब बीइंग को कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी फ़ोन घुमा ही लेता है। फाइनली वांग जी को वो इंसान ने कॉल कर लिया था, ये अनजान पर्सन और कोई नहीं था, ये अनजान पर्सन बीइंग था। वांग जी जैसे ही अपनी भीगे हालात में, मतलब भीगे नेकेड बॉडी के साथ उस कॉल को देखता है, मतलब अपनी फ़ोन को हाथ में लेता है, वांग जी सोचता है, सच में अभी मैंने तुम्हें याद किया था, ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी एज को बढ़ा दिया है। वांग जी उस कॉल को उठा लेता है। तभी विंग कहता है, हेलो क्यूटी पाई। तभी वांग जी कहता है, शट अप, क्यूटी पाई कहना बंद करो, मैं एक लड़का हूँ। विंग कहता है, जो भी हो, तुम मेरे लिए तो हर वो वर्ड हो जो खूबसूरत बनाता है। वांग जी कहता है, बकवास करने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं होता? विंग कहता है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें किस तरह बात करूँ, कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हें परेशान करने के लिए। वांग जी कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे ये तो बात पता है, बस मुझे इतना बता, आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? विंग कहता है, मैं तुम्हें इतना परेशान क्यों करती हूँ? मैंने तुम्हें बताया था ना, जस्ट 1%, 1 मैन 1 बॉय, कुछ भी कह सकते हो, तुम ये भी सोच सकते हो, या फिर तुम। हाँ, मैंने सही कहा, मुझे बस तुम चाहिए, किसी भी हालत पर। वांग जी कहता है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर ये बात कह के दिखाओ। विंग कहता है, हिम्मत तो मेरे अंदर इतना है कि तुम्हारे सामने से मैं गुजर भी जाऊँ, तुमसे गले भी मिल लूँ, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। वांग जी जब ये बात कर रहा था तभी वांग जी चारों ओर देखने लगता है। वांग जी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम यही आसपास हो? तभी विंग कहता है, सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ? इसका मतलब तुम मेरे होने का एहसास को महसूस कर सकते हो?
जब वांग जी ऐसा बोल रहा था तब वांग जी के सामने से एक वेटर गुजर रहा था हाथ में जूस का गिलास लेके। वांग जी बात करते हुए उस पर्सन को रोकता है और कहता है रुको। वो पर्सन रुक जाता है। वो मुंह पर मास्क पहना हुआ था। वांग जी उसके हाथ से एक जूस का गिलास लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। वो पर्सन जब सामने से चला जाता है, वांग जी पहले तो उस जूस का एक सिप लेता है और उस जूस को पीते हुए वो फिर से उस पर्सन को कहता है बस तुम्हें बातें करना आता है। तभी विंग कहता है नहीं, मुझे बस बातें करना ही नहीं आता, मैं काम भी करके दिखाता हूँ। वैसे जूस कैसा है? वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है जूस कैसा है? वो लेमन जूस है ना, मैं अपनी खुद हाथ से बनाया हूँ और तुम्हें खुद हाथ से पिलाया है। तभी वांग जी एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो पर्सन पलक झपकते गायब हो गया था। विंग कहता है किसे ढूंढ रही हो? मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने से गुजर कर तुम्हारे हाथ पर एक ग्लास जूस देकर भी आ गया। विंग अभी अपनी मास्क उतारता है। विंग अभी अभी जस्ट बात करते करते वो वांग जी को सामने से देखना चाह रहा था, क्योंकि वांग जी इतना खूबसूरत दिख रहा था। वो उसे दूर से नहीं, वो उसे करीब से देखना चाह रहा था। इसलिए वो बात करते करते वो जूस का गिलास लेके वो वांग जी के सामने से गुजर रहा था, बस एक पल देखने के लिए। पर लकीली वांग जी ने खुद उसे बुला लिया था और उसे करीब से एक नज़र देख के वो चला भी गया था। वांग जी कहता है तुम झूठ बोल रही हो। विंग कहता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी नेक पर जो तिल है वो तुम्हारी बॉडी पर जच रही है। वांग जी इतना हैरान हो जाता है। वांग जी तुरंत वो जूस के गिलास को नीचे फेंक देता है और वो भागने लगता है उसी तरफ जिस तरह से विंग भागा था, मतलब विंग गया था। वांग जी भागते हुए इधर उधर ढूंढने लगता है। नियोसन को समझ में नहीं आया था आखिर इस लानवांग जी को क्या हुआ है। नियोसन भी वांग जी के पास जाता है और कहता है तुम किसे ढूंढ रही हो? तभी वांग जी कहता है यहाँ पर कितने सारे बिल्डिंग्स है। नियोसन कहता है बहुत सारा, पर तुम्हें हुआ क्या है? वांग जी कहता है कुछ नहीं। ऐसा बोल के वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे कहाँ ढूंढे। वांग जी फिर से कॉल को अपनी कान पर लेते हुए कहते हैं आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? लेकिन तब तक विंग ने कॉल कट कर दिया था। विंग की कॉल कटने से वांग जी को और गुस्सा आ रहा था। वांग जी चिल्लाते कहते आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? इतना चिल्ला के वांग जी इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वांग जी के पास और एक कॉल आता है। वांग जी बिना देखे उस कॉल को अपनी कान पर लेते गुस्से से कहते हैं तुम फिर से मुझे परेशान कर रही हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तभी दूसरे साइड से एक कहता है तुम किससे बोल रही हो? तभी वांग जी नोटिस करता है ये वॉइस जो है वो उसका भाई का है, मतलब सिचन का है। अभी उसे सिचन कॉल किया था। वांग जी कहता है भाई आप? सिचन कहता है वांग जी क्या तुम परेशान हो और तुम्हें कौन परेशान कर रही है? वांग जी कहता है वो कुछ नहीं, आप बताइए आपने क्यों कॉल किया? सिचन कहता है वांग जी तुमने कई बार कॉल किया था, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। वांग जी कहते हैं भाई आपको अभी टाइम मिला है, आपको पता है मैं कितना परेशान था। यहाँ आती मेरा लगेज चोरी हो गया था, मेरे पास घर लेने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो अच्छा हो कि मुझे यहाँ पर एक दोस्त मिल गया जिन्होंने मेरी हेल्प की है। तभी नियोसन वांग जी के सामने आकर खड़ा होता है। सीजन शॉक्ड होते कहता है क्या तुम्हारी लगेज चोरी हो गया? और तभी वांग जी कहते और वो तो किस्मत मेरा अच्छा है कि मेरे पास मेरा फ़ोन और मेरा पासपोर्ट रह गया था, वो मेरे हाथ में ही था, नहीं तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाता। सीजन कहता है सॉरी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था बस तुम वहाँ पर पहुँच गए होंगे इसलिए बार बार कॉल कर रही हो। वांग जी कहता है फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक है, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सीजन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगा। वांग जी इधर अपने भाई से बात कर ही रहा था, इधर नियोसन की मुलाकात किसी और से होता है। नियोसन जैसे ही उस पर्सन को देखता है, नियोसन बड़ी खुश होते हुए वो लाउड वॉइस में कहता है हाय तुम यहाँ पर, मैं सरप्राइज़ हूँ तुम्हें यहाँ पर देख के। तभी वो पर्सन नियोसन को देख कर कहता है मैं तो खुद सरप्राइज़ हूँ, मुझे नहीं लगा मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर हो जाएगा। वांग जी अपने भाई से बात करते हुए वो नियोसन की तरफ एक बार देखता है। एक बार देखने के बाद वांग जी इग्नोर करके वो फिर से अपने भाई से बात करने लग जाता है। और इधर नियोसन कहता है पर तुम अचानक यहाँ क्या कर रही हो? वो भी यहाँ पर। इस पर्सन का नाम था सोंगलन। सोंगलन कहता है मैं यहाँ पर आया था, घूमने आया था ट्रिप के लिए, मेरे साथ और भी दोस्त है। नियोसन कहता है तुम घूमने आई हो और यहाँ से तुम चले भी जाओगे? मेरा बैड लक है। तभी सोंगलन कहता है बैड लक कहाँ से हुआ, कम से कम हमारी मुलाकात तो हो गया।
तुम अपनी घर छोड़कर, अपनी कंट्री छोड़ के, तुम्हें खुद पता है तुम कितने साल से यहाँ पर हो? तभी न्योसन कहता है, हाँ मुझे याद नहीं है मैं कितने साल से यहाँ पर हूँ, कम से कम 8 से 9 साल तो हो ही गया होगा, पर अब मुझे जाने का मन नहीं करता क्योंकि अब है ही कहाँ वहाँ पर, बस पुरानी यादें हैं। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो सारी पुरानी यादें अब वापस आ जाएगा। तभी सोंगलन कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि कंट्री छोड़ने पर हमारी यादें हमारे पीछे छोड़ सकता है। वो सिर्फ कुछ दिन के लिए हो सकता है, उम्र भर के लिए नहीं हो सकता। न्योसन कहता है, हाँ वो यादें शायद नहीं छोड़ता हमारा पीछा, पर ऐसा भी है ना कि बस कम हो जाता है। पर ये भी है कि मुझे अब वहाँ पर जाने का मन नहीं करता, अगर कभी मन हुआ तो मैं आ जाऊँगा। इतने में वांगजी अपना कॉल कट करके वो न्योसन को ज्वाइन करता है। जब न्योसन के सामने आता है, सोंगलन वांगजी को देखकर थोड़ा सा परेशान था। सोंगलन कहता है, ये कौन है, क्या ये तुम्हारे साथ है? तभी न्योसन कहता है, हाँ ये मेरा नया दोस्त है। सोंगलन कहता है, वाह तुमने नया दोस्त भी बना ली। सोंगलन की बातें वांगजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं हुआ था। सोंगलन वांगजी को अच्छे से देखता है और कहता है, तुम काफ़ी हैंडसम हो। सोंगलन की बात को सुनकर वांगजी एक कोल्ड रिप्लाई करता है, रूडली, शुक्रिया। वांगजी की रूड बातें सोंगलन को समझ आता है। सोंगलन कहता है, क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? तो वांगजी कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता तो गुस्सा करने की बात ही नहीं उठता। सोंगलन कहता है, अरे वाह बात तो तुम काफ़ी अच्छी करते हो। पर इस बीच में सोंगलन ने एक बार भी वांगजी के ऊपर से नज़रें नहीं हटाया था, जिसकी वजह से वांगजी को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। सोंगलन कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम नहीं बताया। वांगजी कहता है, क्यों, जानकर क्या करोगे? सोंगलन कहता है, बातें तुम इतना अजीब क्यों करते हो और इतना रूड क्यों है तुम्हारी बातें? मैंने तो बस पूछा है, जब हम एक दूसरे से मिलते तो अपना नाम पूछते हैं। वांगजी कहता है, शायद आज के बाद तुमसे मेरी कभी मुलाकात नहीं होगा तो नाम जानकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोंगलन कहता है, ठीक है मैं अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम सोंगलन है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझसे बात कर सकते हो। और वांगजी कहता है, और? सोंगलन कहता है, बाद में बताऊँगा। ऐसा बोल के एक प्यारी सी स्माइल देता है। वांगजी को कुछ खटका लगता है पर वो कुछ नहीं कहता। न्योसन बात को संभालते कहते, अरे तुम दोनों ऐसे बातें मत करो, क्या मेरे घर चलोगे? सोंगलन कहता है, तुम्हारे घर? न्योसन कहता है, हाँ मेरे घर, तुम यहाँ घूमने आई हो वो बात अलग है, पर क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगे? तभी सोंगलन कहता है, नहीं तुम्हारे कहने पर नहीं आऊँगा, अगर ये हैंडसम बंदा मुझे इनवाइट करे तो मैं आऊँगा। वांगजी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से सोंगलन को देखता है। न्योसन कहता है, अरे वो घर मेरा है तो वांगजी तुम्हें कैसे इनवाइट कर सकता है? सोंगलन कहता है, ओह वाह मुझे नाम पता चल गया, वांगजी काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है। जब वांगजी वहाँ पर खड़े होकर बस बातें सुन रहा था तब वांगजी के पास फिर से एक कॉल आता है और देखता है कि ये वही पर्सन है, मतलब विंग ने फिर से वांगजी को कॉल किया था। वांगजी जब उस कॉल को उठा लेता है तभी विंग कोल्ड वॉइस में वो वांगजी से कहता है, अगर उसे मरने का शौक नहीं चढ़ा है तो उसे बोल देना कि तुमसे दूर रहे। अगर तुम्हारे करीब में किसी को भी भटकते हुए देखा तो वो अपनी जान गंवा देगा। इतना बोल के विंग अपना कॉल कट दिया था। वांगजी इधर उधर देखने लगता है, कहीं तो होगा वो पर्सन जो दूर से उस पर नज़र रख रही है। और वांगजी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर रहा था। कोई पर्सन उसकी तरफ नज़र रखे, उसकी हर हरकत को देखे, ये तो किसी को भी मंजूर नहीं होगा। जब वांगजी इधर उधर वो चौंकते हुए देख रहा था, आखिर वो पर्सन कहाँ से बैठकर उसे देख रहा है, तभी न्योसन कहता है, वांगजी कुछ प्रॉब्लम है? तभी वांगजी फिर भी उसकी बात को नोटिस ना करते वो इधर उधर देखने लगता है। तभी सोंगलन एकदम के लिए वांगजी की नज़रों के सामने आ जाता है और कहता है, हेलो तुम कहाँ देख रही हो? मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो। तभी वांगजी शॉक्ड होते हुए वो सोंगलन को कहता है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तभी सोंगलन कहता है, आपको समझ नहीं आया मैं आपको क्यों परेशान कर रही हूँ? वांगजी कहते हैं, नहीं थोड़ा क्लियर करके बताओ तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? सोंगलन कहता है, ताकि आप मेरी तरफ देखो। वांगजी कहता है, तुम्हें देखकर मुझे क्या मिलेगा? सोंगलन कहता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। अगर आप आपकी नज़रें मेरे ऊपर डालोगे तो मुझे खुशी मिलेगा। तभी वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी अपनी दांत को पीसते हुए वो सोंगलन को कहता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो मुझसे दूर रहो। इतना बोल के वांगजी वहाँ से चला जाता है। जब वांगजी जा रहा था तब सोंगलन चिल्ला के आता है, हे अपने कॉन्टैक्ट नंबर तो दो,
मुझे तुमसे दूसरी बार बात करनी है। तभी निहोसन शॉक्ड हो जाता है। निहोसन कहता है, सोंगलन, क्या तुम लड़कों में इंटरेस्ट रखते हो? मुझे तो आज से पहले पता ही नहीं था। तभी सोंगलन कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं लड़कों में इंटरेस्ट रखता हूँ? तभी निहोसन कहता है, तुम जिस तरह उसके पीछे पड़े हो तो देख के तो ऐसा ही लगता है। सोंगलन कहता है, अरे मैं बस फ्लर्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड है। ही इज़ डेंजरस। मुझे उसे देख के ऐसा ही लगा, और ऐसे खतरनाक इंसान के पीछे पड़ना मेरी आदत है, जैसे कि तुम्हें पता ही है। निहोसन कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमने खामोखा उसे परेशान कर दिया और गुस्सा दिला दी, वैसे भी वो पहले से ही परेशान है। सोंगलन और निहोसन बात करते हुए वो उसी जगह से वो बाहर जा रहा था। सोंगलन कहता है, ऐसा क्यों? उसे ऐसी कौन सी परेशानी है? निहोसन सारी बातें उसे बताने लगता है कि आखिर वो लानमांग जी यहाँ पर क्यों आया है और वो क्यों परेशान है। ऐसे कई सारी बातें करते हुए जब निहोसन अपने घर पर आता है, वांग जी गुस्से से बैठा हुआ था। वांग जी का गुस्सा वो सोंगलन नहीं था, वांग जी का गुस्सा वो फ़ोन कॉल था जो उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रही है। और वांग जी को ये भी पता नहीं चल रहा कि आखिर वो इंसान उसे इतना कॉल करके परेशान क्यों कर रही है और उसका मकसद क्या है। अगर वांग जी को ये पता चल जाता उसका मकसद क्या है तो शायद वो इतना परेशान नहीं होता। और जब वांग जी ऐसे गुस्से में परेशान होकर बैठा हुआ था तब वांग जी के पास फिर से कॉल आता है। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मतलब आज उस पर्सन ने वांग जी को कई बार कॉल कर चुका था। वैसे तो नॉर्मल डे में वांग जी को वो इंसान 1 से 2 बार या फिर 3 बार ही कॉल करता है, पर आज कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉल कर रहा था। वांग जी जब उस कॉल को फिर से उठा लेता है तब विंग दूसरे साइड से कोल्ड वॉइस पर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात को इतने अच्छे से मानोगे, पर थैंक यू उस लड़के से दूर रहने के लिए, नहीं तो वो अपनी जान गंवा देता। वांग जी कहता है, क्या तुम किसी माफिया किंग की लीडर हो जो तुम मुझे ऐसे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हारी डर के मारे या फिर तुम्हारी धमकी से मैं उस लड़के से दूर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुद गुस्सा आ रहा था उसकी बात से। और हाँ, ये गलतफहमी मत पालना कि मैं तुमसे डरता हूँ या फिर तुम्हारी फ़ोन कॉल से डरता हूँ। मैं बस इस बात से परेशान हूँ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तब विंग कहता है, मकसद? मेरा मकसद कुछ नहीं है, मैंने क्लियर बता दिया, मुझे बस एक इंसान की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, तुम्हें एक इंसान की ज़रूरत है और वो है कौन? मैंने पूछा भी है पर तुमने नहीं बता, और उस इंसान के साथ मेरा क्या कनेक्ट है? विंग कहता है, जिन यांग से दूर रहो। वांग जी एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है, उठ के खड़ा होता है और कहता है, क्या? जिन यांग, तुम उसे जानते हो? विंग कहता है, बात जो भी हो, मैं उसे जानता हूँ या फिर नहीं जानता हूँ वो मेरा कौन लगता है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि तुम उससे दूर रहो, उसके पीछे करना छोड़ दो, चाइना लौट जाओ यहाँ से। वांग जी रूडली कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुन, और तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाला कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? जिन यांग को ना ढूंढूँ, वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इससे दूर रहो। अगर तुम इस चीज़ से कुछ कनेक्ट रखते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कैसे भी जानता हूँ। विंग कहता है, तुम जानते हो, बहुत करीब से जानते हो, इतने करीब से जानते हो कि शायद तुम अगर सोचोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। अगर टाइम मिले तो सोचना मेरे बारे में। ऐसा बोल के विंग कॉल कट कर देता है। विंग की कॉल कटने के बाद वांग जी फ़ोन को धीरे से वो अपनी कान से हटाता है और सोचता है, मैं इसे जानता हूँ और काफ़ी क्लोजली, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी को जानता हूँ और मुझे ना पता हो। इधर हम विंग को दिखाते जो अपनी हॉल रूम की सोफे पर बैठा हुआ था और वो कॉल को कट करके वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लिटिल डॉन विंग के सामने आता है और कहता है, बॉस, आप उसे कॉल करके परेशान कर रही हो, मतलब बार बार आप उसे कॉल कर रही हो, पर आप उसके सामने क्यों नहीं जा रही हो? तब विंग कहता है, जाना है, उसके सामने मुझे जाना है। विंग थोड़ा लाउड स्माइल करता है और कहता है, लिटिल डॉन, तुम नहीं समझोगे, ये दिल का मामला है, तुम इससे दूरी रहो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी छोटा है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तभी लिटिल डॉन कहता है, ओके बॉस। ऐसा बोल के जब जा रहा था, विंग कहता है, प्लीज़ लाइट बंद कर देना। लिटिल डॉन जब वहाँ से जाता है वो लाइट बंद कर देता है। लिटिल डॉन के जाने के बाद विंग की घर पर कोई नहीं था, विंग अकेला था। तब विंग अपना टीवी ऑन कर,
जहाँ पर विंग वांग जी का पिक्चर सेट करता है। जब वांग जी स्विमिंग पूल पर वो स्विंग कर रहा था तब वो नेकेड हालत में था और विंग ने वांग जी का कई तस्वीर निकाला था और विंग को वांग जी का वो नेकेड बॉडी अकेला देखना था, वो सबके सामने नहीं देख सकता। वो बड़ा वाला टीवी का जो पर्दा था वहाँ पर वांग जी का बड़ा सा पिक्चर लगा हुआ था, जहाँ पर विंग वांग जी को निहार रहा था। वांग जी की बॉडी, उसकी बॉडी पर पानी की बूंद, उसकी मिल्की वाइट स्किन। वांग जी को इस हालत पर सिर्फ विंग देख रहा था अपनी आंखें भर के। वांग जी को देखते हुए विंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं नहीं, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, और अगर तुम मुझे भूल भी जाओ तो मैं काफ़ी हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए। तो गैस इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा आखिर विंग वांग जी के सामने क्यों नहीं आ रहा और इस जिन यांग के साथ विंग के साथ क्या कनेक्ट है। जिन यांग के साथ वांग जी का क्या कनेक्ट है ये तो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में पता चला कि वांग जी जिन यांग को क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि जिन यांग के पास वांग जी की मॉम की पता है, शायद उसकी मॉम कहाँ है जिन यांग को पता है और इसलिए वांग जी जिन यांग को ढूंढ रही है और इधर विंग जिन यांग को ढूंढने के लिए मना कर रही है। और इसका मतलब साफ है कि विंग जिन यांग को जानता है और वो नहीं चाहता कि वांग जी उसका पीछा करे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते रहिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।